घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है कार्बन C14 नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा 2350 बीसी से 1750 बीसी माना गया है और यह सिंधु नदी के किनारे विकसित सभ्यता थी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में कई इसके स्थल खोजे गए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा पाकिस्तान में, भारत में राखी गढ़ी, कालीबंगा, ठीक है, लोथल, धौलावीरा ऐसे महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए। तो पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन इसके समकालीन थी। ग्रीक की सभ्यता उसके बाद थी, उसके समकालीन नहीं थी, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, ग्रीक की सभ्यता पहले थी, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता में नाल, कुल्ली और आमरी क्या होते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो ये पद हैं, ये शब्द हैं, ये क्या बताते हैं? तो ये हड़प्पा के पूर्व काल के ग्रामीण स्थल हुआ करते थे। हड़प्पा सभ्यता के पहले के ये ग्रामीण स्थलों को कहा जाता था क्या? नाल, कुल्ली और आमरी। और हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। ध्यान रखिएगा। वर्तमान में हमारी जो भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी इंडिया प्रोग्राम चला रही है और कूड़ेदान की व्यवस्था जगह जगह कर रही है। जैसे 6 बार इंदौर को स्वच्छता का पुरस्कार मिल चुका है। तो हड़प्पा काल में भी नगरीकरण की विशेषता देखी जा सकती है। यहाँ के नगर, यहाँ के नाली, यहाँ की सड़कें आदि प्रकार की जो भी निर्माण संरचना थी उनमें नगरीकरण के साक्ष्य थे। अर्थात जो आज हम लोग नगरों में देखते हैं वो पहले ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उससे परिचित थे, उसको उपयोग करते थे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त 2 स्थल कौन कौन से हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल थे उनमें से 2 अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में 2 स्थल खोजे गए, कौन कौन से हैं? मुंडी गाक और सोरतुगाई। जो कभी पेपर में आए तो मुंडी गाक जो है अफगानिस्तान में है, सोरतुगाई अफगानिस्तान में है, ध्यान रखिएगा। गांधार बलूचिस्तान ये पाकिस्तान में है और मोहनजोदड़ो और सुतको तदा भी पाकिस्तान में है। गांधार, सुतको तदा भी पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो अफगानिस्तान में कौन है? अफगानिस्तान में मुंडी गाक और सोरतुगाई। आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा एक अंतर्देशीय द्वीप पर स्थित है। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पूरा स्थल है और यह खड़ीर बेट द्वीप या खड़िया बेट द्वीप गुजरात में अवस्थित है, ठीक। यहाँ स्थित है। ये अंतर्देशीय द्वीप का मतलब होता है एक ऐसा द्वीप जो किसी देश की लैंड एरिया में स्थित होता है। तो खड़ीर बेट द्वीप पर एक धौलावीरा द्वीप स्थित है। ये कच्छ के रण क्षेत्र गुजरात में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची ने इसको जो है 2020 में धौलावीरा को कब? सन 2020 में इसको यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा। 40वां विश्व धरोहर स्थल है भारत का। पोचमपल्ली इकत क्या है? पोचमपल्ली एक गांव है तेलंगाना राज्य का और वो जो इकत है, वहाँ इकत जो है बुनाई पद्धति है, बुनाई तकनीक है, जो साड़ी वगैरह बुनाई की जाती है, ठीक। ये क्या है? बुनाई तकनीक है, बुनाई तकनीक है पोचमपल्ली। और यहाँ की साड़ी फेमस है, ठीक। और जिसको 2004 में जीआई टैग मिला है, जीआई टैग। ये जो बुनाई तकनीक पद्धति है, इस पद्धति से साड़ी बनाने की कला यानी वस्त्र निर्माण की कला 2004 में इसको जीआई टैग मिला है। और ये कहाँ है? तेलंगाना में है, पोचमपल्ली गांव है और इसको 2020 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार भी मिला है। पोचमपल्ली गांव को वहां की इकत यानी बुनाई की तकनीक को 2004 में जीआई टैग मिला है। जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग एक प्रकार का भौगोलिक संकेतक चिन्ह है जो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक के अंतर्गत आता है, बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। किस एक राज्य के लिए समकालीन इतिहासकारों ने कर्नाटक सरजयमू शब्द का प्रयोग किया है? तो बताइएगा। इसका आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अलतमगा जागीर की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? अलतमगा जागीर की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो अलतमगा जागीर की शुरुआत जो है ये जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। अलतमगा जागीर वैसी जागीर होती थी जो सरकारी अनुदान के लिए दी जाती थी और ऐसे व्यक्तियों को दी जाती थी जो राजा या बादशाह की कृपा पात्र होते थे। तो बादशाह की कृपा पात्र व्यक्ति अर्थात उनके संबंधी को, उनके अपने लोगों को दी जाती थी। ये जहांगीर के समय अलतमगा जागीर होती थी, ठीक है। आगे बात करते हैं। कौन सा पूरा स्थल उत्तर पूरा पाषाण काल के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो बताइए, उत्तर पूरा पाषाण काल के लिए कौन सा फेमस नहीं है?
पाषाण काल ऐसा काल कहलाता है जिस समय जो आदिमानव था पत्थरों के औजारों, पत्थरों के कार्यों पर निर्भर रहता था। और वो पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल के बाद का काल उत्तर पाषाण, ये पाषाण काल के बाद का काल उत्तर पाषाण कहलाता है। और इस समय जो चित्र हैं कौन कौन से प्रसिद्ध नहीं है, भीमबेटका तो प्रसिद्ध है, लखोडियार प्रसिद्ध है, बराबर नहीं है। बराबर क्या है? बराबर जो है आजीवक संप्रदाय के लिए बनाया गया था, आजीवक संप्रदाय। और ये कहा? बिहार में, ठीक बराबर की पहाड़ियों पर, बिहार में बराबर की पहाड़ियों पर ये गुफाएं बनाई गई थी। बराबर की पहाड़ियों पर बराबर की गुफाएं आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए बनाई गई थी। और ये 600, ये जो समय है ये 600 बीसी के आसपास का समय है, यानी महाजनपद काल के समय का। और ये उत्तर पाषाण काल जो काला कहलाता है, ये बहुत हजारों लाख साल पहले की बात है। तो इस समय ये स्थल शामिल नहीं था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस अभिलेख से शून्य के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा शून्य के साक्ष्य के अभिलेख ग्वालियर अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। और ग्वालियर अभिलेख जो है राजा भोज से संबंधित है, और राजा भोज परमार वंश के शासक थे। और यहाँ चतुर्भुज मंदिर, ठीक, विष्णु मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, विष्णु मंदिर, इसमें अभिलेख प्राप्त हुआ है जहां से शून्य के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ग्वालियर अभिलेख इससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस बौद्ध ग्रंथ को संस्कृत में लिखा गया है? ध्यान रखिएगा, कौन सा बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया? वैसे बौद्ध ग्रंथ जो है पाली भाषा में ज्यादा लिखे गए हैं, क्योंकि पाली भाषा जन सामान्य की भाषा हुआ करती थी, और महात्मा बुद्ध जो है वो पाली भाषा में उपदेश दिया करते थे। तो ऐसी भाषा जो जन सामान्य की भाषा हो, और उस भाषा में अगर आप कोई पुस्तक रचते हैं, या कोई समाचार पत्र छापते हैं, या कोई प्रवचन जारी करते हैं, सुनाते हैं, उसको लोग ज्यादा सुनेंगे। इसीलिए बौद्ध धर्म के प्रति लोगों का आकर्षण ज्यादा बढ़ा। और संस्कृत जो है क्लिष्ट भाषा थी, और जन सामान्य की भाषा नहीं थी, पढ़े लोगों की भाषा थी, पढ़े लिखे लोगों की। तो यहाँ जो बौद्ध ग्रंथ है संस्कृत में लिखा गया है, वो ग्रंथ है भीमशतीका। भीमशतीका की रचना जो है वसुबंधु ने करी थी, वसुबंधु, जिनको हम वसुमित्र भी कहते हैं। और ये जो है चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, 1ली शताब्दी ईस्वी में कनिष्क के शासन काल में, कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, उसके काल में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। और इन्होंने संस्कृत में लिखा भीमशतीका, ध्यान रखिएगा। बाकी दीपवंश महावंश ये जो है दीपवंश महावंश ये श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ है। इन कथनों पर विचार करें और असत्य एक मुंह का चयन करें। असत्य मतलब गलत कौन सा है? तो फ्रांसवा बार्नियर फ्रांस से है, सही है। मार्को पोलो इटली का यात्री था, सही है। इत्सिंग चीन का यात्री था, ये भी सही है। इब्न बतूता तुर्की, ये गलत है, क्योंकि इब्न बतूता जो है मोरक्को का था। इब्न बतूता कौन था? इब्न बतूता अरबी भाषा में लिखने वाला लेखक था, जो मोरक्को देश का निवासी था, ठीक। और ये तुर्की का नहीं था। इसके द्वारा लिखा गया जो यात्रा वृत्तांत है रिहला कहलाता है। और रिहला में इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की जो मध्यकालीन इतिहास है उसको वर्णित किया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत रिहला कहलाता है। इब्न बतूता का, ये मोरक्को का था और अरबी लेखक था, ध्यान रखिएगा, अरबी लेखक था। अब इसमें कुछ प्रमुख पद दिए गए हैं जिनसे संबंध हमको बताना है। इसमें क्या संबंधित होगा? मीर बख्शी का संबंध किससे है? मीर बख्शी का संबंध सैन्य अधिकारी से। ये जो पद है ये मुगल काल दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंध रखते हैं। तो इसमें मीर बख्शी का रिलेशन किससे है? सैन्य अधिकारी से। अमीन कौन होता था? अमीन जो होता था भू राजस्व अधिकारी हुआ करता था, जैसे आज तहसीलदार है, उस समय भू राजस्व अधिकारी हुआ करता था, अमीन कहते थे उसको। कानून को क्या होता था? कानून को राजस्व अभिलेखों का रक्षक कहलाता था, कानून को राजस्व अभिलेखों का रक्षक। सूबेदार कौन होता था? सूबेदार प्रांतपति होता था। सूबेदार कौन होता था? प्रांतपति, जैसे आज कमिश्नर होता है। तो एक प्रांत जो बांट दिया जाता था, उस क्षेत्र का जो प्रमुख होगा उसको सूबेदार कहेंगे। आज प्रांतपति के रूप में अगर हम समझें तो एक प्रांत का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। तो इसका मिलान कर लेंगे, पहले का पहला और दूसरे का तीसरा, ठीक। ये इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में भाग दुग्ध शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में मिलता है? तो भाग दुग्ध शब्द का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में किसको कहा जाता था? ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में भाग दुग्ध शब्द का प्रयोग कोषाध्यक्ष के लिए किया जाता था। कोषाध्यक्ष कौन होता था? जो खजाने का रक्षक होता था।
खजाने के संबंध में लेखा जोखा रखता था उसको कोषाध्यक्ष कहा जाता था। आगे बात करेंगे किस ग्रंथ में स्त्री को समस्त दुखों का कारण माना गया है। तो आपको पता होगा कि समाज में स्त्रियों की दशा में काल विशेष में गिरावट आई और कुछ समय इनको सम्मान भी मिला। जैसे हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी जिसमें मात्र देवी की पूजा होती थी, ठीक है। और ऋग्वैदिक काल जब हम बात करते हैं तो उस समय स्त्रियों को बराबर सम्मान का अधिकार मिलता था, उनको बराबर पुरुष के साथ यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। कई प्रकार की जैसे मैत्रेयी, गार्गी, लोपामुद्रा, आपला, घोषा जैसी महत्वपूर्ण विदुषी महिलाओं का वर्णन है और जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की भी रचना करी। ठीक बाद में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में धीरे धीरे गिरावट आती गई और राजपूत काल में, मुगल काल में ऐसे तो स्त्रियों की दासी प्रथा प्रचलित हुई, महिलाओं को केवल उपभोग की वस्तु समझा जाने लगा, ठीक है। और इसीलिए एक किसी शायर ने कहा है कि पहले भारत में नारी को देवी सा पूजा जाता था, फिर उसको पददलित करके घर में ही रौंदा जाता था, पुनः जागरण का युग आया, नौ स्त्रियों का सम्मान बढ़ा और अपने ही श्रम पौरुष से उसको ऊंचा स्थान मिला, उसको ऊंचा स्थान मिला। तो इस तरीके से महिलाओं को उन्नति के अवसर आज मिले हैं। सरकार की विभिन्न योजनाएं महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार देकर उनका उन्नयन और सशक्तिकरण कर रही है। एक प्रश्न पूछा गया समस्त दुखों का कारण किस ग्रंथ में कहा गया है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ था और यहाँ ध्यान रखिएगा ब्राह्मण, ठीक, ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है। आगे बात करते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था। आपको पता होगा कि जैन धर्म जो है एक समतावादी धर्म था और ये वैदिक धर्म की जो कर्मकांड थे, उस समय की जो कमियां थी, उसके कारण बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय हुआ था और उसके 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के टोटल कितने हुए, 24 तीर्थंकर हुए। 24 में कौन थे, 24 में थे महावीर स्वामी। कौन थे 24 में, महावीर स्वामी। इनको हम ज्यादा पढ़ते हैं क्योंकि बाद में थे और जो संस्थापक थे ऋषभदेव और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था ऋषभ। ऋषभ मतलब होता बैग, ठीक है। आगे बात करते हैं जैन धर्म में संलेखना, संधारा, निषिद्ध शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में मिलता है। तो इस शब्द का जो प्रयोग है ये उपवास द्वारा शरीर त्याग के संबंध में मिलता है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें जब हमको मोक्ष प्राप्त करना है तो इसमें कठिन काया क्लेश पर जोर दिया जाता है। कठिन काया क्लेश का मतलब अपना शरीर त्यागना उपवास के द्वारा, अन्न जल को त्याग करके। संथारा प्रथा उसको बोलते हैं, निषिद्ध या संलेखना कहते हैं, मतलब उपवास द्वारा बिना अन्न जल ग्रहण किए शरीर को प्राकृतिक रूप से मरने की दशा में छोड़ देना, ये होता है संलेखना। जैन धर्म में किया जाता है और इसको जो सिद्ध साधु होते हैं, जैन साधु होते हैं, उसको अपनाते हैं, गृहस्थ लोगों के आवश्यक नहीं होता। तो ये जो विधि है इसके तहत किस राजा ने, आपको बताना है कि किस राजा ने इस विधि के तहत संलेखना के द्वारा अपना शरीर त्यागा था। तो बताइए, ये राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाकर श्रवण बेलगोला में इस विधि से अपना शरीर त्यागा था। पंचम कार का संबंध किससे है, पंचम कार का संबंध वज्रयान संप्रदाय से। ध्यान रखिएगा, वज्रयान संप्रदाय से किसका संबंध है, पंचम कार का। पंचम कार में मध्य, मत्स्य, ठीक है, मदिरा, ऐसे मुद्रा जैसे 5 पंचम कार का प्रयोग किया जाता है और ये पंचम कार वज्रयान संप्रदाय से संबंधित है। जिस प्रकार से सिख धर्म में 5 का कार होता है, कड़ा, केस, कंघी, कृपाण, कच्छा। किस ग्रंथ में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम बताए गए हैं। तो बताइए कौन सा ग्रंथ है, विनय पिटक है, जिनके लिए उनके अनुशासन संबंधी, आचरण संबंधी नियम बताए गए हैं। कौन सा ग्रंथ है, विनय पिटक, ठीक। बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिनव पिटक। अब प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस वंश के शासनकाल में हुआ था। बताइए, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, हर्यक वंश के शासनकाल में हुआ था। राजा कौन था, अजातशत्रु। राजा कौन था, अजातशत्रु। तो राजा था अजातशत्रु। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था और उसी के समय प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था 483 बीसी में। 483 बीसी में हुआ था और ये जो है कहाँ हुआ था, ये हुआ था राजगृह में। राजगृह कहाँ है, बिहार में, ठीक, ध्यान रखिएगा, राजगृह में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महाकाश्यप इसके अध्यक्ष थे। आगे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। विशाखदत्त मुद्रा रक्षा सही है। क्षेमेंद्र बृहत कथा मंजरी ये भी सही है। सोमेश्वर रथ रत्नमाला सही है। सूर्यदेव, सोमदेव सूर्य सिद्धांत ये गलत है,
ठीक, ये गलत है। क्यों? क्योंकि सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की रचना है। सूर्य सिद्धांत किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। और सोमदेव की प्रसिद्ध रचना क्या है? सोमदेव की प्रसिद्ध रचना है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर। तो कथा सरित सागर सोमदेव की है, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की रचना, इसलिए ये वाला कथन गलत हो जाएगा, ये वाला जोड़ा गलत है। आगे बात करते हैं, अशोक का राज्याभिषेक कब किया गया था? सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, बिंदुसार का पुत्र अशोक था, मौर्य वंश का राजा था, और राज्याभिषेक इसका 269 बीसी में हुआ था। हालांकि गद्दी पर बैठ गए थे 273 ईस्वी में, लेकिन राज्याभिषेक 261 बीसी में हुआ था। और 261 में इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग युद्ध में व्यापक नरसंहार को देखकर उनका हृदय पसीज गया, हृदय परिवर्तन हो गया, और ये युद्ध से शांति की ओर अग्रसर हो गए, और एक अशोक का धम्म चलाया इन्होंने। ठीक, तो सम्राट अशोक के बारे में आप बहुत सारी चीजें पढ़ते ही हैं इतिहास में। इन्होंने अपना धम्म चलाया, और धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, और संघम शरणम गच्छामि, त्रिचीलों पर जो है, त्रिरत्नों पर जोर दिया। महामात्य अप्सर्प किसे कहा जाता है? महामात्य अप्सर्प से पहले ये समझिए कि ये पद किस शासन काल से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित था। और मौर्य काल में महामात्य अप्सर्प को गुप्तचरों का प्रमुख को कहा जाता था। जो गुप्तचरों का मुखिया होता था, लीडर होता था, उसको महामात्य अप्सर्प की पदवी दी जाती थी। और गुप्तचर क्या कहलाते थे? गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। गुप्तचरों को क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष। और इन सब की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जिसकी रचनाकार कौन है? कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य है। आचार्य कौटिल्य का ही नाम विष्णुगुप्त भी है, चाणक्य भी है, और इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना करी है जिसमें मौर्य वंश का इतिहास है। आगे, और मौर्य वंश के इतिहास के साथ साथ क्या बताएगा उसमें? शासन सिद्धांतों की पुस्तक है वो, अर्थशास्त्र। मालविका अग्निमित्रम में किस शासक द्वारा अग्निमित्र, किस शासक, जो शासक है अग्निमित्र, उसका वर्णन किया गया है। अग्निमित्र किस वंश का शासक था? शुंग वंश का शासक था। शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करी थी। शुंग वंश एक ब्राह्मण वंश था, और इसका राजा पुष्यमित्र शुंग पहला था, संस्थापक था। उसी का पुत्र था ये अग्निमित्र। और अग्निमित्र और उसकी प्रेमिका मालविका, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी को प्रसंग बनाकर कालिदास ने अपनी रचना रची है, मालविका अग्निमित्रम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालविका अग्निमित्रम की जो शासक वर्णन है वो राजा हैं अग्निमित्र, और वो शुंग वंश के हैं। नासिक अभिलेख में किसे एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है? तो नासिक अभिलेख जो है, नासिक अभिलेख कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और ये किसका अभिलेख है? गौतम बलश्री। गौतम बलश्री का अभिलेख है, और ये सातवाहन वंश के शासक थे। और इसमें एकमात्र ब्राह्मण गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा गया है। ठीक है, एकमात्र शासक किसको कहा गया है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। कलचुरी चेरी वंशी संवत कब प्रचलित किया गया था? 248 ईस्वी में प्रचलित किया गया था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद